नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। पर्यावरण ईवीएस के क्लास नंबर 21 में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। शिक्षक भर्ती के चैनल स्पेशल एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट की बात करेंगे। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण की महत्वपूर्ण क्लास नंबर 21 की एमपीटीटी प्राइमरी लेवल में। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक गृहिणी का, हर एक भाई बहन का, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। इस क्लास में दोस्तों सभी को पता होगा, प्रत्येक क्लास के भी इसके टॉप 20 क्वेश्चन हम करते हैं। उसी प्रकार से आज भी टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका यहाँ पे अटेंडेंस क्या है, या टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है, 10 प्लस है, 12 प्लस है, 15 प्लस है, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ईवीएस के पर्यावरण के क्लास नंबर 21 की बात करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, सभी को पता है कि पेट्रोलियम से क्या हमें मोम, ग्रीस भी प्राप्त होता है और डीजल, ये तीनों जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोयला जो आता है, कोयला एक खनिज है, सभी को पता है। तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं, वह है कोयला। मोम, कोल तार, डीजल, ग्रीस, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। एलपीजी भी हो गया आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। आई होप आप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा, कैरलगेट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। देखिए, हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जब भी बायोडीजल का संबंध आता है तो जेट्रोफा हम ऑप्शन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था और सभी को पता है ये बायोडीजल का पौधा होता है, जो कि अगर इसके बारे में बात करें, इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से एक तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए बायोडीजल इसको पौधा कहा जाता है। और काकीनाडा अर्थात आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का पहला जो है बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में, और कहाँ पर, काकीनाडा पर लगाया गया है। तीसरा प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त भूमि, भौम जल सभी लोग जानते हैं, यानी जो भूमि से तप्त जल निकलता है उसे भौम जल कहते हैं। तो तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, सभी जो आते हैं तप्त भौम जल, यह नाम से हमें पता होता है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, ये जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा अपरंपरागत होती है या अपरंपरित होती है, जिसे हम नवीनीकृत प्रकार का संसाधन भी कह सकते हैं। और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। और भारत में सभी को होता है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, लास, पूंगा घाटी, झारखंड, तेलंगाना, इसमें भूतापीय ऊर्जा दोस्तों उत्पादन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं फोर्थ प्रश्न। आई होप आप लोगों ने शिक्षक भर्ती के चैनल की क्लास को, आपने ईवीएस की क्लास को, 21 क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दोस्तों, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। एलपीजी की बात करेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं दिया गया है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च तापीय मान का है, या उच्चतीय मान का है, उच्च नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे सब जो है मिसप्रिंट हो गए हैं। तो एलपीजी के संदर्भ में जो सत्य नहीं दिया गया कि यह मीथेन उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन सभी लोग समझ गए, उत्सर्जन मतलब क्या होता है। तो एलपीजी जो यहाँ पे सत्य दिया गया है कि मीथेन के बारे में। देखिए, एलपीजी पूरा इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों का द्रवीभूत कर सिलेंडर पर भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। सभी को पता होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस की अगर बात करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और सभी को ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है, दोनों है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण की बात करें, वस्तु और ऊर्जा का स्थानांतरण, किसका ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, जैसे लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है। कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है या स्थानांतरण होता है। बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि बल्ब से क्या है, गर्म भी होता है। आप देखे होंगे बल्ब जैसे जलते जलते गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में भी यह शामिल हो जाता है। सौर सेल की बात करें, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या स्थानांतरित कर देता है। एलपीजी का जलना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये थे, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं आपके परिवर्तन। अगला प्रश्न है सीएनजी का संक्षिप्त रूप। देखिए एलपीजी, सीएनजी हो गया, दो ये ऐसे प्रकार हैं जो गैसों संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और वास्तव में सीएनजी एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस है, को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने के तरल को कहा जाता है। और इस गैस को सभी को पता है 200 से लेकर 250 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर तक यह दबाया जाता है। और सीएनजी में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। सभी को पता होगा, पिलानी की बात करेंगे। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी अर्थात राजस्थान में 1962 में स्थापित हुआ था। यह गैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, बायोगैस है। और इससे जो है बड़ी मात्रा में खाद का उत्पादन भी हो जाता है बायोगैस संयंत्र से। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शिरोपरि है। दोस्तों, ऐसा पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र से प्रयोग नहीं होता है कौन सा होगा? देखिए, पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। देखिए, सभी को पता है खनिज तेल यह बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पशुमल होता है, जैविक कचरा हो गया, मानव मल हो गया, ये तीनों जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन खनिज तेल प्रयुक्त नहीं होता है। 9वां प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन है? सभी को पता है, ना डीजल, ना ही लकड़ी, ना केरोसिन, सभी में धुआं प्रदूषण होता है, ये पर्यावरण सुरक्षित ईंधन नहीं है। लेकिन गैस यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षित ईंधन मान जाता है। और सबसे अच्छा है सौर ऊर्जा की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रकृति के लिए बात करें, हमारे लिए, आपके लिए, अपने चारों तरफ वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है। तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कौन सा कहलाएगा? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, पौधा, यूरेनियम। अब देखिए आप लोग समझिएगा, जो पौधा दिया गया है ये नवीकरणीय स्रोत कहला जाएगा। अब आप बोलेंगे पौधा कैसे कहला जाएगा? देखिए, ऊर्जा के ये जो स्रोत दिए गए हैं जिनका प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापना होता रहता है, वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं। सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जल, वायु। लेकिन आपका कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, इनका जो है दोबारा पुनः स्थापना नहीं होगा, जो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। इसलिए यहाँ पे पौधा हो जाएगा, सौर ऊर्जा भी होगा, गोबर गैस भी होगा, जल होगा, वायु होगा। ये सभी हमारे नवीकरणीय स्रोत में, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहे जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? यह रीट एग्जाम पर और सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है, और एनसीईआरटी में बुक में इसका जिक्र भी किया गया है, इसलिए यह कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? सभी को पता है, किस बात करेंगे? बाड़मेर की बात करेंगे। राजस्थान से अगर आप लोग हों नीचे कमेंट करें, और अच्छे तरीके से आप लोग परिचित होंगे। काफ़ी सारे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो भी जानते होंगे, समझते होंगे, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से। और ये अगर राजस्थान के बाहर एक पेट्रोलियम निकाला जाता है, और बाड़मेर ज़िले के नंगला क्षेत्र में केंद्रीय इंडिया द्वारा पेट्रोलियम द्वारा ये रिफाइनरी लगाई गई है।
कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, फीडबैक करें अगर कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। एक विद्यार्थी ने 2 वॉल्स बनाए, 2 वॉल्स यानी कि कह सकते हैं 2 यहाँ पे कूड़ा के लिए बना सकते हैं, कुछ भी डालने के लिए 2 ये वाल्स हमारे बन गए। पहले में सूरज, पानी और वायु नामक एक स्लिप डाल दी इसमें, एक पहले वाल में। दूसरे में क्या डाला, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस डाल दिया। ये जो दोनों बॉक्स हैं, यहाँ पे बॉल्स नहीं बॉक्स होगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो ये दोनों जो बॉक्स हमने बनाए थे यहाँ पर, ये दोनों मान लीजिए बॉक्स हैं। एक में सूरज, पानी और वायु आ गया, दूसरे में आपका आ गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये C-TET में आया हुआ प्रश्न है। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा कि ये बॉक्स का नाम क्या हो सकता है। तो सभी को पता है ये बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सूरज, वायु, पानी ये हमें प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। सभी को पता है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह हमें प्राकृतिक है, जैसे सूर्य, जल, वायु, मृदा, खनिज सभी ये प्राकृतिक संसाधन है। सूरज, पानी, वायु प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म निर्मित होते हैं। अतः हमारा पहला बॉक्स वाला जो है नेचुरल सोर्स हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन की बात करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊर्जा अक्षय संसाधन है? देखिए, अक्षय कुमार आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है और काफ़ी बड़ा नाम है, सभी को बात पता है। लेकिन ये अक्षय संसाधन वाला दोस्तों, अक्षय जिसका क्षय ना हो, अर्थात जो अब हिंदी में अगर बात करें तो अक्षय संसाधन। देखिए, सूर्य एक ऐसा है जो अक्षय नहीं हो सकता। सूर्य एनर्जी, ठीक है, सनलाइट एनर्जी, ये जो है अक्षय संसाधन नहीं है, यह पूछा गया है। लेकिन ये तो है, ठीक है, तो सूर्य ही होगा, क्योंकि पेट्रोलियम, जलवायु ये हो सकते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ वहाँ पर हमारा अक्षय संसाधन होगा। अब आप बोलेंगे देखिए ये काफ़ी बारे प्रश्न हमें क्या कंफ्यूज कर देते हैं, और काफ़ी बार एक बताने का तरीका भी जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए कंफ्यूज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अक्षय संसाधन है, देखिए सूर्य, जल, वायु ये तीनों अक्षय संसाधन है, क्योंकि ये प्राकृतिक से प्रकृति के द्वारा मिल रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम का क्षय हो रहा है, इसलिए अक्षय संसाधन पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये हमारे डीजल हो गया, ये हमारे क्या है अक्षय संसाधन नहीं है, ये क्षय संसाधन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं। देखिए जल, खनिज, लकड़ी, देखिए प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हो वह हमें प्राकृतिक संसाधन है। बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है। तो ये तीनों जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे जल की बात करें, खनिजों की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें। पेड़ पौधे हमारे द्वारा तो नहीं होते, ये प्रकृति संसाधन ही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा के जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र झारिया जो कि झारखंड पर है। और आपका किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? मतलब कोयले के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयला में 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। भूरा कोयला के नाम से किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में कोयला के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम कौन है? सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर आपके उड़ीसा में। प्रश्न आ जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़, आपको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे पे उड़ीसा आता है। अगला दिया गया कि भारत की पहली तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर? असम के डिगबोई में। आपने ये काफ़ी हाई लेवल वाला प्रश्न है कि भारत की पहली तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया असम के डिगबोई में। कब किया गया? 1901 में किया गया। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य सभी को पता है तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन चक्कियों को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं ज़्यादातर तेज चलती रहती हैं। पवन ऊर्जा का जो है फार्म कहाँ पर है? डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड पर है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान।
बायोडीजल का निर्माण किससे किया जाता है? जेट्रोफा, सभी को पता होगा, जिसे हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। केरल के तटवर्ती इलाकों में पाए जाने वाला गोंजाइट बालू में विशाल मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 5-6 प्रश्न करेंगे इस क्लास पर, क्योंकि हम 20 प्रश्न करते हैं, सभी को पता होगा। ईवीएस एनसीईआरटी के सारे प्रश्न पर है। एनसीईआरटी के पैटर्न पर हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की है और ईवीएस में से 30 में से 28 नंबर पक्के करने की बात है। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? देखिए वैकल्पिक होना, जैसे आपके प्रश्न एग्जाम पर इस पर भी वैकल्पिक आते हैं, वैसे ही ऊर्जा का ऐसा बताइए ऐसी कौन सी ऊर्जा जिस पर वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम बैटरियाँ, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा, एलईडी। एलईडी का नाम बहुत ही मशहूर है, जो बहुत ही कम ऊर्जा की यहाँ पे खपत होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जल ऊर्जा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अगर माने तो जल ऊर्जा यह वैकल्पिक स्रोत हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए एलईडी क्या है? एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जिसे हम एक अर्धचालक डायोड कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। और लिथियम क्या है? यह बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी कहलाती है। लिथियम बैटरी जो होती है पुनः चार्ज किया जाता है, और इस बैटरी के आवेशित होते समय इसमें लिथियम जो है इसके ऋणायन के धनायन की ओर प्रवेशित होता है या प्रवाहित होता है। ऋणायन से धनायन की ओर होता है, और बैटरी के आवेशित होते ही इसके समय जो है इसके चलने लगते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखिए ये तीनों ऊर्जा दिए गए हैं, चौथे में गैस दे दिया गया, ये हमारा विषम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। देखिए प्राकृतिक गैस परंपरागत एवं अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी जो है पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? देखिए नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ये तीनों जो है आपके पर्यावरणीय प्रदूषण करते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये कभी आपके पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करती है। ठीक है, प्योर ऊर्जा की बात करेंगे, ये बिल्कुल साफ सुथरा ऊर्जा है, तो भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक या अनवीनीकृत? अपारंपरिक यानी नवीनीकृत, पारंपरिक अनवीनीकृत। देखिए भूतापीय ऊर्जा, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि देखिए भूतापीय ऊर्जा ये अपारंपरिक है और नवीनीकृत संसाधन पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखिए समझते भी है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरने से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन होता है। ये ऊर्जा एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकती है, इसलिए अपारंपरिक और नवीनीकृत हो जाएगा। अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। और भारत में मणिकर्ण अर्थात हिमाचल प्रदेश, पुंगा घाटी, लद्दाख, तापमानी, झारखंड और खम्मम में दिया तेलंगाना पर है। भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे हो सकता है, कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट सेशन थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और देखिए ये और दो जान ही लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि एक प्रश्न तो पूछा ही जाना है। देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मानते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये सातों जो हैं हमारे ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है या गैर परंपरागत है। अब ऊर्जा के परंपरागत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? ऊर्जा के परंपरागत हैं और गैर नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन हो जाएंगे। 2 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों राजगढ़ सौर पीवी परियोजना किस राज्य की है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजगढ़ सौर पीवी परियोजना ये किस राज्य की है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की है। और राजगढ़ नाम सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जुड़ा हुआ है।
कलीधर सोसाइटी बड़ू साहिब की ग्रामीण संस्थानों में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना तेरी इनवीज द्वारा एक केस स्टडी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह प्रायोजित तेरी इवनिस के आपके कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब की ये पहल ग्रामीण संस्थानों में सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का एक केस स्टडी है। ठीक है, और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सीएनजी सभी को पता होगा। सीएनजी का ईंधन किस रूप में या किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन उद्योग दोनों में होता है। तो सभी को पता है, हम ऑप्शन नंबर किसको चूज करेंगे? वाहन उद्योग दोनों वाला, यानी अर्थात सीएनजी का उपयोग किस में इस्तेमाल होता है, किस में इस्तेमाल करते हैं? तो वाहनों और उद्योगों दोनों में करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी, देखिए हितैषी शब्द नहीं कहते हम आम भाषा में, जैसे हैं कि चलो तुम मेरे बड़े उसके बड़े हितैषी आए हो। हितैषी मतलब एक चाहती होना, ठीक है, चाहत होना। तो एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। आइए महत्वपूर्ण परीक्षा के जैसे कुछ ईंधनों के बारे में जान लेते हैं, पॉइंट जान लेते हैं कि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मेथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो कम वायु प्रदूषण करता है CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। सीएनजी में मीथेन की प्रतिशत मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, जिसे हम बता भी चुके हैं। लाइटर में कौन सी गैस हाइड्रोकार्बन होती है? तो ब्यूटेन होती है, एन ब्यूटेन होती है। एलपीजी का रिसाव पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एक देखते होंगे जब भी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में जो रसोई घर में होता है उसमें एक दुर्गंध आती है, तभी हम पहचान पाते हैं कि यहाँ पर एलपीजी का रिसाव हो रहा है। वह दुर्गंध युक्त जो गैस होती है वह एथिल मरकेप्टेन होती है। बायोगैस को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। और किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई, याद रखिएगा, सीवी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। भाप अंगार गैस, वाटर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को भाप अंगार वाटर गैस कहते हैं, और प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को। पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है काला सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम से बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। अगला है, भारत में प्रमुख जो है पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका असम में डिगबोई हो गया, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई मुंबई हो गया। और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? जो जल विद्युत विश्व का, वह है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो विश्व में सर्वप्रथम जो है जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश बन गया था। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण। आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न भी किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा भी किए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में इसी तरह कमेंट करते रहें, सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने परिवार को, अपने टीचर्स फैमिली को। मैं आपके साथ जयसवाल सर है, क्लास यहाँ पे चल रही है। और अभी महत्वपूर्ण हमने बाल विकास का पूरी मैराथन 500 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे क्लासेज कंप्लीट की है कल ही। तो अगर आपने उसको वीडियो भी नहीं देखा, उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया, तो ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।